नमस्कार बच्चों, हम लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शिक्षण अधिगम का पूरा हो चुका है वीडियोस के ज़रिए। तो और आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो भी अनाउंस हो चुकी है 9, 10, 11 की। और ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन में, पहले दिन में 2 परीक्षा, दूसरे दिन में 3 परीक्षा, तीसरे दिन में 3 परीक्षा। और अब कुछ बदलाव भी किया गया है। जो बीच का अंतराल होता था, तो जो 2 घंटे की परीक्षा है, जैसे पहला पेपर जो है और दूसरा पेपर जो है, यानी कि जो 50-50 नंबर के पेपर हैं उसके बीच का गैप सेम है। बट जो 3 पेपर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और लास्ट डे 3 पेपर पढ़ेंगे, उनके बीच के गैप को हटाया गया है। वो जो 1-1 घंटे का अंतराल था उसको आधा घंटे में कन्वर्ट कर दिया गया है। और परीक्षा सेंटर के अंदर पहुँचने का समय भी अब जल्दी करा गया है कि हाँ, मतलब समय रखा गया कि इतने से इतने समय के पहले आपको कक्ष में पहुंच जाना है अपने। ठीक है, तो उसी की सुविधा को देखते हुए कि सिलेबस आपका है, एक दिन में 2 परीक्षाएं होंगी भाई, बाल विकास की भी होगी और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर, दोनों पेपर 50 नंबर के हैं। और मतलब ये हालांकि ये आसान बात नहीं होती कि एक दिन में 3-3 विषयों की परीक्षा देना, सारे विषयों को याद रखना, सब हौच-पौच हो जाता है कि हम एक विषय को याद रख पाते हैं और दूसरा, अगर पहला पेपर ज़रा भी डिस्टर्ब होता है तो दूसरा पेपर हमारे दिमाग से डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। तो उसी की सहूलियत को लेते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ आसान कर दूं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला मैंने बनाई है। और ये श्रृंखला अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं पेपर के पहले, इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए तो आप लोगों को पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। जो पूरी बुक है वो पूरी बुक आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इन प्रश्नों को देख लीजिए, इससे आपको बहुत परीक्षा में मदद मिल जाएगी। ये ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप अगर इसको समझेंगे प्रश्नों को, तो मैंने बहुत ही सरल और सटीक तरीके से इनके उत्तरों को करा है कि आपको याद करने में भी सुविधा रहे। ठीक है, तो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि एजुकेशन के जो शब्द होते हैं उनको अगर आप लिखित में प्रयोग नहीं करेंगे तो नंबर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा अति सरल होती है लेकिन लिखने की भाषा जो होती है वो भिन्न होती है। ठीक है, तो हम इस श्रृंखला को अपनी शुरू करते हैं। आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आगे बढ़ें तो शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण से, शिक्षण मतलब टीचिंग, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? देखिए, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। ठीक है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक मतलब कि जो बोलते हैं इंटरैक्टिव, चलने वाली, कि जैसे कि क्या बोलते हैं, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, दोनों के मध्य चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो और ये क्या है, वांछित लक्ष्यों, कि आप क्या पाना चाहता है, बच्चा क्या पाना चाहता है, आप क्या दे रहे हैं उसको, जो वो पाना चाहता है वही आप दे रहे हैं। तो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य होती है। अब एक राइटर के अनुसार कर लेते हैं। रायबर्न के अनुसार है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु इन्होंने बताए हैं। एक शिक्षक, बालक एवं पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। जो टीचिंग है वो इन तीनों में स्थापित की जाती है कि शिक्षक जो होता है वो बालक को पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, पाठ्यवस्तु पढ़ाता है। तो ये किसके अनुसार हो गया? रायबर्न के अनुसार। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी बन जाता है कि किसके अनुसार जो है वो 3 केंद्र बिंदु बताए गए हैं शिक्षा के। किसने बताए हैं? तो रायबर्न ने बताए हैं। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं, छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। मतलब शिक्षण क्यों कराया जाता है? हम टीचिंग बच्चों को इसलिए देते हैं, टीच इसलिए करते हैं कि उन्हें इतना केपेबल बना दें कि अपना कम से कम निर्णय तो खुद ले सकें, क्या सही है क्या गलत है। तो छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। दूसरा पॉइंट कहता है, शिक्षण द्वारा छात्र का अपने आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करना। कि शिक्षण के द्वारा छात्र का, मतलब हम टीचिंग के द्वारा बच्चे का, उसके आंतरिक और बाह्य
जो बाहर से वो अनुभवों को पा रहा है और जो उसके अंदर बातें हैं, उन दोनों में वो सामंजस्य, जैसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो परिवार घर में सीखता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो समाज से सीखता है, और कभी कभी परिवार और समाज की बातों में वो उलझ जाता है छात्र कि क्या सही है, घर में जो बताया गया वो सही है या बाहर जो बताया गया वो सही। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके किसके ज़रिए, जब हम बच्चे को अच्छा शिक्षण प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे तो उससे वो उचित निर्णय ले सकेगा, और निर्णय लेने से उसको ये मालूम चलेगा कि कौन सा व्यवहार अच्छा है। तो ये किसके द्वारा मालूम चलता है, शिक्षण के द्वारा। हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, आपको बता चुके हैं। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, संप्रेषण का अभिप्राय भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। संप्रेषण का अभिप्राय भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। कहने का मतलब है संप्रेषण खाली बोलने से नहीं, हम भाव भी प्रदान करते हैं। जो हम बोलते हैं, मुख की क्रिया हमारी चलती है, चेहरे की भाव भंगिमाएँ चलती हैं, सबका आदान प्रदान होता है। जैसे हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और हमारा चेहरा कुछ और कह रहा है, तो भी सामने वाला डिस्टर्ब रहता है कि पढ़ाया तो जा रहा है लगता है, लेकिन ये टीचर जो है ये डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये कुछ परेशान है, आज इनका दिमाग कहीं और चल रहा है। या मान लीजिए कई बार फ़ोन की घंटी बजे तो माइंड डिस्टर्ब हुआ, तो ये क्या होता है, भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बातें सुनने की, विचार विनिमय करने की, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। कि संप्रेषण क्या है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना, दूसरों की बात हम सुन सकें, अपने विचार उनको दे सकें और अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर सकें, विचारों तथा सूचनाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान कर सके। कभी कभी होता है हम एक दूसरे को कई दूर दूर देश के एग्जाम्पल देते हैं, उनके थ्रू भी हम दूसरे के विचारों को बदल देते हैं। मान लीजिए किसी की धारणाएं, कुछ प्रवृत्ति जो है अलग है, मान लीजिए कोई थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं इसे, पुरानी विचारधारा का है, तो उसके विचारों को हम बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, कुछ उदाहरण दे के, इधर उधर के उदाहरण अच्छे अच्छे देते हैं जिससे उसके विचारों में परिवर्तन आता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये एक कम्युनिकेशन के द्वारा होता है, जब हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान बताइए। दक्षता मतलब तो मैंने बता दिया था आपको, दक्षता मतलब होता है किसी चीज़ में दक्ष होना, परफेक्ट होना, ठीक है, किसी चीज़ में परफेक्ट होना। तो दक्षता मतलब कौशल एक होता है, कौशल विकास मतलब किसी के बच्चे के अंदर प्रदान करना। तो दक्षता आधारित शिक्षण के 2 सोपान कौन सा, देखिए 1 नंबर में पहली बात तो मैं बता दूं, 1 नंबर के प्रश्नों में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना लिखिए, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी 1.5 पेज या 1 पेज, क्योंकि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से आता है, तो आप 1 पन्ना पूरा भर रहे हैं तो भी वो एग्जामिनर जो है वो आपको 1 ही नंबर देगा। तो कोशिश करिए जो पूछा जाए सिर्फ उतना लिखिए, मैक्सिमम 5 लाइन या 6 लाइन से ज़्यादा उत्तर को मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर समय अपना व्यर्थ गंवा देंगे तो 2 नंबर के प्रश्न आपके पीछे जो मांग रहे हैं लंबा आंसर, वहाँ पर आप छोटा ही लिख पाएंगे मजबूरी में, और एग्जामिनर आपको वहाँ पर 1 देगा जहाँ 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा, और यही आप समय अपना आखिरी के क्वेश्चंस को दीजिएगा, तो वहाँ पर आपका समय यूज़ हो जाएगा। दक्षता आधारित शिक्षण के 2 सोपान कौन कौन से हैं, पहली है पूर्व तैयारी, दूसरा है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी अपना चीज़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसकी पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, पूर्व तैयारी कर लीजिए। सेकंड क्या कहता है कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, उसकी भी भूमिका तैयार कर लीजिए कि कैसे आपको करना है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण मस्ट होता है। आप किस तरह की चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कभी कभी बहुत छोटी सी वस्तु क्या कहते हैं उसको, वैल्यू बहुत कम रखती है, मगर आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि वो चीज़ वैल्यूबल हो जाती है, कीमती, बेशकीमती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नोत्तर प्रविधि का वर्णन करिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्वेश्चनर मेथड जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम प्रश्नों के ज़रिए बच्चों से जो है प्रकरण को खोलते हैं। ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया था, इसलिए इस विधि को सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। देखिए ये मेन है, और आप ये ना लिख के बाकी उलूल जुलूल लिखते रहेंगे अंटसंट तो नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक सॉलिड लाइन लिख दीजिए, नंबर पूरा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया था, इसीलिए इस विधि को सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। और एक राइटर के अनुसार दे दीजिए, पार्कर के अनुसार प्रश्न आदत कौशल के स्तर के ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। जैसे कि प्रश्न करना एक आदत बना लीजिए। देखिए आप बच्चों से प्रश्न जितना करेंगे बच्चा उतना उत्तर देगा, उतना जिज्ञासु बनेगा। इससे क्या होता है, उसके कौशल के स्तर का पता चलता है कि कितना वो कुशल है उस चीज़ में। ठीक है। और उससे और आप उठकर कोई और क्रियाएं कराते हैं, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो प्रश्नोत्तर प्रविधि के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है एवं उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न खाली इतना भी आ सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, और आगे बढ़कर भी आ सकता है कि उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो उपचारात्मक क्या होता है, उपचार करना। उपचार कब करेंगे, जब आपको उसकी कमी मालूम चलेगी। भाई ट्रीटमेंट आप तभी तो करोगे जब आपको उसकी कमी मालूम चलेगी कि इस फला बच्चे के अंदर कमी क्या है। डॉक्टर तभी तो उपचार करता है कि जब मालूम चलता कि भाई उसको पेट दर्द किस रीज़न से हो रहा है, या बुखार कौन सा आ रहा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, उसी का तो ट्रीटमेंट करेगा कि ऐसे ही बुखार की दवा दे देगा। निदान की भांति उपचार शब्द भी चिकित्सीय क्षेत्र का शब्द है। ठीक है। निदान की भांति उपचार शब्द भी चिकित्सीय क्षेत्र का शब्द है। जहाँ निदान के अंतर्गत कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है, वहीं उपचार के अंतर्गत इन कमजोरियों एवं कठिनाइयों को दूर किया जाता है। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज के रोगों का उपचार कर उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं एवं दोषों को दूर कर उनको ज्ञानार्जन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करता है। तो देखिए डॉक्टर और टीचर्स को कितने भली भांति जोड़ा गया, कंपेयर किया गया कि जिस तरह डॉक्टर एक होता है, स्टूडेंट पहले अपने मरीज़ का, पेशेंट का पूरा रेगुलर थरोली चेकअप करवाता है कि कहाँ कहाँ इसको अगर दर्द है तो क्यों हो रहा है, उसके रीज़न क्या है, सिम्टम क्या है, क्या कमियाँ हैं जिन कारणों से उसके कारण। तो जब वो कारणों को जान जाता है तो बहुत ईजिली उसका ट्रीटमेंट कर पाता है, सटीक जगह पे दवा उसकी बैठ जाती है। उसी प्रकार से टीचर भी जब स्टूडेंट की कमियों को जान जाता है कि ये किस प्रकार से पढ़ाई करेगा, अगर मैं इसको इस विधि से पढ़ाऊँगा तो ये जल्दी समझ जाएगा। तो जब हम जान जाते हैं उसकी कमज़ोरियों को, तब हम अगर उस विधि से पढ़ाते हैं तो वो छात्र उस विषय वस्तु को भली भांति समझ जाए। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचिंग, सॉरी। ठीक है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें बालकों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। यहाँ मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पर बालक को भी मध्य में रखा जाता है। जो भी कुछ आप योजना बना रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नीतियाँ बना रहे हैं, वो सब ये सोच के किया जाता है कि जो भी कुछ असर होगा इस पर सीधा बालक पर पड़ेगा। और ये हम बालक के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के कर रहे हैं, उसके मानसिक स्तर को देखते हुए कर रहे हैं, उसके वातावरणीय स्तर को देखते हुए कर रहे हैं कि जहाँ उसको रहने का माहौल है। उन सब के देखने के तहत ही हम उस तरह की योजना बनाते हैं। इसमें शिक्षक अध्यापन के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, सामाजिक वातावरण, विचारों, अधिगम की शैली, संज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, जिससे वे सरलतापूर्वक अधिगम कर सकें। कहने का मतलब आ रहा है कि हम बालक की रुचि देखते हैं, ठीक है,
वहाँ का सामाजिक उसको आवश्यकता ज़रूरत क्या क्या उसकी है, वो किस माहौल में रहता है, उसके जब माहौल जैसा होगा वैसे ही विचार होंगे, ठीक। और उसकी पढ़ने की समझने की पढ़ने समझने का स्तर क्या है। फिर संज्ञानात्मक भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाएं, इसका मतलब होता है कि उसका जो क्या बोलते हैं रहने का जो स्टाइल है वो किस प्रकार का है। देखिए रहने के स्टाइल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हम किस प्रकार से हमारा रहन सहन है उसी प्रकार से बच्चे की समझने की शैली भी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम बच्चे को जब हम ये सब ज्ञात कर लेते हैं तो उस प्रकार से हम सरलतापूर्वक उसको अधिगम करा सकेंगे। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। देखिए अभी उपचारात्मक के बारे में पढ़ा था, अब हमारा प्रश्न आता है निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है। देखिए यहाँ उपचार की बात नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ हम परीक्षण करते हैं यानी कि टेस्ट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने वीकली टेस्ट लिया, हफ्ते में टेस्ट लिया, और उस टेस्ट से हमें ये मालूम चला कि कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है। अब हमें सिर्फ इतना मालूम चला है कि हाँ कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है, कौन बच्चा कितना तेज़ है, किस बच्चे की राइटिंग वीक है, किस बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम चली हैं, कठिनाइयाँ मालूम चली उसकी, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार है। अब जब हमें कमी मालूम चल गई है, अब हमें उपचार करने में आसानी रहेगी। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है। विज्ञान शिक्षण में, अच्छा देखिए साइंस में अगर प्रैक्टिकल वर्क ना हो तो वो बेकार है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इससे बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उनमें निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। जब वो प्रयोग करेगा भाई तो गलतियां होंगी, गलतियों से ही इंसान सीखता है, ये तो आपको ही मालूम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है। पुनरावृत्ति नाम से आ गया, पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन जिसे कहते हैं। शिक्षक को छात्रों को पाठ के ज़रूरी भाग को दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। पुनरावृत्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त स्थायी होता है। कठिन पाठ को अधिक बार अभ्यास कराना चाहिए एवं सरल पाठ को कम बार अभ्यास करके भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब ऐसे पुनरावृत्ति के तरीके मैंने बताए थे कि हाँ हम गृह कार्य बच्चे को दे देते हैं, ठीक है, गृह कार्य दे देते हैं, या फिर हम उसकी मासिक परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है, मासिक परीक्षा ले लेते हैं, या फिर हम अभ्यास कार्य करवाते हैं, अभ्यास कार्य करवाना हो जाता है। तो ये पुनरावृत्ति के तरीके होते हैं, ठीक। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM जो होता है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं आप। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक। श्रव्य सामग्री में उदाहरण दे दीजिए। देखिए इस तरह से आप जब बना के लिखते हैं तो नंबर, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो नंबर आपको दे ना दे, मतलब काटे कहीं से, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुरंत एक नंबर आपको दे देगा। श्रव्य सामग्री में उदाहरण दे दीजिए, रेडियो, कहानी, गीत सुनाना। दृश्य सामग्री में श्याम पट पर कुछ भी आप बना के कार्य कर रहे हैं, चार्ट, मॉडल या किसी के जरिए भी आप काम कर रहे हैं, वो दृश्य सामग्री हो गई। और दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, शैक्षिक CD, वीडियो टेप, इस तरह की कोई भी चीज़ों को उपलब्ध करा के आप बच्चों को, छोटी फिल्म जो होती हैं जो बच्चों को मतलब प्रेरित करती है, जैसे कि तारे ज़मीं पे पिक्चर आई थी, तो ये सब जो होती है ये प्रेरणादायक पिक्चर होती हैं, तो ये हम दिखा सकते हैं बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय क्या है। देखिए पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे हम बच्चों को ताकत देते हैं, ताकत, ऊर्जा देते हैं। जैसे कि आप बच्चे ग्लूकोज पीते हैं, ताकत मिल जाती है ना, ग्लूकोन डी पिया, ताकत मिल गई, ग्लूकोज C पिया, ताकत मिल गई। तो बच्चे को भी हम ताकत देने के लिए क्या करते हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत उत्तम, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें एक उस पर उद्दीपनों का कार्य करती हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपन से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है।
अगर आपने शाबाश बोला तुरंत असर पड़ता है, चाटा मारा तुरंत असर पड़ेगा, है ना। तो ना होने से प्रभाव पड़ता है। अब हम एक राइटर के थ्रू देख लें तो स्किनर के अनुसार शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित हो जाता है। आप एकटक होकर छात्र को देखते रहिए, छात्र का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि पता नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। उसी जगह अगर आप सर हिलाते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के तुरंत बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण की आगमन विधि। आगमन निगमन विधि क्या होती है? देखिए, आगमन विधि वो जहाँ पर हम पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद सिद्धांत पर आते हैं। आगमन विधि में शिक्षक कुछ विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सिद्धांत का स्पष्टीकरण करता है तथा इसी आधार पर निश्चित परिणाम तथा निर्णयों की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? देखिए, जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग कर कर सीखते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम अपने आखिरी प्रश्न पर आते हैं। इस श्रृंखला का अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? देखिए, इस लाइन को बहुत बारीकी समझिएगा। जो आपकी टीचिंग है, जो आपका पढ़ाना है, वो आदेशात्मक यानी ऑर्डर वे में नहीं होकर निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शन वे में होना चाहिए। इस कथन का क्या आशय? अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को अपने कौशल से ही ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण कर ले। आप इस प्रकार से अपना पाठ्यक्रम पढ़ाइए कि बच्चा स्वतः ही आपको सुनने के लिए तत्पर हो जाए। समझ गए? तो ये छोटी सी श्रृंखला थी। आगे प्रश्नों को लेकर हम और आएंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। तो कृपया इन प्रश्नों को आप 2 बार, 3 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार हो सके, जब तक आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तब तक इनको आप रिपीट करके कंफर्म कर लीजिए। ये आपको पेपर में, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, ये हमारा मानना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।